So, hello students, I am Sanjeev sir from Icon Prep School Samastipur. Today we will discuss our second poem, Fire and Ice. The second poem of our textbook, First Flight. Fire and Ice, written by Robert Frost. Fire and Ice, written by Robert Frost. We are going to discuss this poem. जैसा कि हम जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता अपैरेंटली अर्थात ऊपरी तौर पर, जाहिर तौर पर तो बड़ी सिंपल होती है, लेकिन उसका थीम, उसकी मीनिंग बड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती है, बड़ी ही डीप होती है। यहाँ पर भी जो यह कविता है ऊपरी तौर पर तो बड़ी ही सिंपल नज़र आती है, सामान्य नज़र आती है, लेकिन इसकी मीनिंग या कहें कि इसका भाव बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। इस पोएम में पोइट ने एक सदियों पुरानी ओपिनियन की व्याख्या अपने तरीके से की है। एक एज ओल्ड प्रोफाउंड आइडिया है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, या जो उत्पन्न होता है उत्पत्ति के साथ ही उसके विनाश का भी समय निर्धारित रहता है और अपने निर्धारित समय पर उसका अंत हो जाता है। इस दुनिया के बारे में भी एक धारणा है कि यह दुनिया निर्मित हुई है, बनी है, उत्पन्न हुई है और इसका भी विनाश होना है, ये निर्धारित है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसकी बात कही गई है, वैज्ञानिक भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं और इस सांसारिक दुनिया में भी हम अक्सर यह चर्चा करते रहते हैं कि एक न एक दिन इस दुनिया का नाश हो जाना है। एक लिटरेरी जीनियस ने भी अपने तरीके से, अपने अनुभव के आधार पर और अपने नॉलेज के आधार पर दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या की है। उन्होंने इस बात की, इस दुनिया के अंत होने के तरीके की चर्चा अपने अनुभव के आधार पर भी की है और अपने नॉलेज के आधार पर भी की है, लेकिन अपने नॉलेज पर वह ज़्यादा बल दे रहे हैं, अपनी जानकारी पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, क्योंकि बार बार के अनुभव से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमारा ज्ञान ज़्यादा सुदृढ़ होता है अनुभव की बजाय। इसलिए पहले उन्होंने, कवि महोदय ने पहले अपने अनुभव की बात की है, एक्सपीरियंस की बात की है, और उसके बाद उन्होंने अपने नॉलेज की बात की है, ज्ञान की बात की है, जानकारी की बात की है। यह जो एज ओल्ड आइडिया है कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा, तो कैसे अंत होगा इस दुनिया का, इसके बारे में हमारे स्पिरिचुअल या रिलीजियस धर्म गुरुओं ने भी अपने ज्ञान, चक्षु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इसका समय निर्धारित किया है या कारण बताया है, तरीका बताया है कि कैसे इसका अंत होगा। वैज्ञानिक भी अलग अलग साइंटिस्ट ने भी इसके कारण बताया है, जैसा कि थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण ओजोन की परत में छेद हो रही है, धीरे धीरे अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य है उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ रही, अल्ट्रावायलेट रेज इतने आ रहे हैं पृथ्वी पर कि एक दिन यह दुनिया सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। या पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न हो गया और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे और यह दुनिया जलमग्न हो जाएगी, जल में विलीन हो जाएगी, सबमर्ज कर जाएगी। तो इस दुनिया के अंत होने के जो कारण हैं वो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी प्रकार से इसकी व्याख्या की है। धर्म गुरुओं का अपना तर्क है और वैज्ञानिकों का अपना तर्क है, और हमारे जो लिटरेरी जीनियस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने भी
इस एज ओल्ड प्रोफाउंड आइडिया की व्याख्या अपने तरीके से की है जो यहाँ प्रस्तुत है। देखते हैं पोएम। कवि कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यह एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर डिजायर का सिंबल है। डिजायर पैशन, किसी चीज की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, और ये आइस हेट का सिंबल है, नफरत, हेट्रेड, नफरत। तो कवि कहते हैं कि सम से मतलब कुछ कहते हैं, कुछ मतलब क्या, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपुल। कवि कहते हैं कि सम से अर्थात सम पीपुल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी आग में यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, आइस। कुछ लोग कहते हैं, सम से मतलब सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा। आइस से मतलब बर्फ यानी जल से, जल में यह दुनिया विलीन हो जाएगी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा। From what I have tasted of desire, tasted का मतलब होता है to have experience of something, whatever limited or slight, किसी चीज का थोड़ा बहुत अनुभव होना। तो कवि कहते हैं कि डिजायर के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव मेरे पास है, उस अनुभव से मैं आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। होल्ड विथ फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है समर्थन करना, सहमत होना। तो कहते हैं जो कुछ भी अनुभव मेरे पास है, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूँ, ऐसे लोगों के विचारों से सहमत हूँ जो फायर का पक्ष लेते हैं, और फायर जो सिंबल है वो डिजायर का सिंबल है। अर्थात ये जो चार पंक्तियां हैं इन्हें फिर देखें। कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, यानी कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत डिजायर से होगा, अर्थात किसी चीज की प्राप्ति की तीव्र इच्छा से होगा। ऐसे लोगों के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी डिजायर से होगा, किसी चीज की प्राप्ति की तीव्र इच्छा से होगी, अर्थात हमारी तीव्र इच्छा हमारी इस दुनिया के अंत का कारण बनेगी। किसी चीज की प्राप्ति की तीव्र इच्छा इस दुनिया के अंत का कारण बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा, यानी हेट से होगा, अर्थात इस दुनिया के अंत का कारण हमारी आपसी नफरत होंगे। हम लोगों के बीच जो नफरत है, एक दूसरे के प्रति जो हेट्रेड है, नफरत की भावना, वो इस दुनिया के अंत का कारण होगी। कवि कहते हैं कि जो मैंने टेस्ट किया है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस है डिजायर के बारे में, पैशन किसी चीज की तीव्र इच्छा के बारे में, उस अनुभव के आधार पर मैं ऐसे लोगों का फेवर करता हूं, पक्ष लेता हूं जो दुनिया के अंत का कारण फायर बताते हैं। अब आगे आते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश
twice, but if it had to perish twice. लेकिन अगर इस दुनिया का 2 बार अंत होना है, 2 बार कैसे अंत होगी भाई दुनिया? तो 2 बार ऐसे अंत होगी कि अगर दुनिया हमारे पैशन के कारण कहीं संजोग से बच गई, पूरी तरह दुनिया का विनाश न हो पाया, ऐसा भी हो सकता है। दुनिया का सर्वनाश तो हुआ, दुनिया का विनाश तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से दुनिया का विनाश नहीं हो पाया, यानी सर्वनाश नहीं हो पाया दुनिया का। तो फिर दोबारा तो कोई कारण चाहिए ना कि दुनिया का पूरी तरह से अंत हो जाए। तो वही कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर यह दुनिया पैशन से, हमारी तीव्र इच्छा से बच भी जाती है, तो दोबारा अगर इसको नष्ट होना हो, यानी जो भी बचा कुचा है उसको भी अगर समाप्त हो जाना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मेरे विचार से आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे लगता है कि मेरे पास नफरत की पर्याप्त जानकारी है, नफरत के बारे में मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मैं इस नफरत को अच्छी तरह से जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यह कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए, आपदा के लिए आइस अर्थात हेट, नफरत भी बहुत बड़ा कारण है। एंड वुड सफाइस, और यह जो कारक है नफरत, यह एडिक्वेट साबित होगा इसमें, यानी यह एक ऐसी बुराई है नफरत जो दुनिया का बेड़ा गर्क करके ही रहेगी, इससे दुनिया के बचने की कोई संभावना नहीं है। सो with writing this poem, the poet makes us aware of the two great self-destructing human emotions that may bring into this world. Thank you. We will discuss our next chapter in next class. So I think you have understood the meaning of the poem. Now we will discuss literary devices used in the poem. सबसे पहले हम लोग देख लें राइम स्कीम। आप देखिए राइम स्कीम में यहाँ फायर और डिजायर, ये एंड में दोनों राइम कर रहा है, फायर डिजायर फायर, तो ए यहाँ आइस ट्वाइस आइस सफाइस। फिर देखिए यहाँ हेट ग्रेट, अंत में राइम कर रहा है। तो अगर 3-3 लाइन का एक सेक्शन बना लें तो राइम स्कीम हो जाएगा ए बी सी बी, ये राइम स्कीम हो गया। दूसरा पोएटिक डिवाइस है आपको सिंबोलिज्म। आप सिंबोलिज्म तो पढ़े ही हैं अभी। फायर सिंबल है डिजायर का और आई सिंबल है हेट का। तीसरा एनाफोरा। अगर कोई वर्ड या फ्रेज एक से ज़्यादा कंसिक्यूटिव लाइन में कंटिन्यू करता है तो वह एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है। जैसे यहाँ देखिए सम से और फिर इसके तुरंत सम से दूसरे लाइन में भी यही दोनों वर्ड्स यहाँ कंटिन्यू कर गया है, सम से, यहाँ भी सम से, तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। अब चौथा देखते हैं एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यहाँ देखिए पहले लाइन में सम से वर्ल्ड विल, यहाँ पे सम में सौ सेम यहाँ वर्ड के इनिशियल में आया है, इनिशिएट हुआ है इसी से
100 से, और यहाँ भी से का 100, यहाँ 100 कंटिन्यू कर रहा है एक ही लाइन में, यहाँ वर्ल्ड विल वो कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ भी 100 कंटिन्यू कर रहा है एक ही लाइन में, यहाँ फिर देखिए फेवर फायर, यहाँ फ कंटिन्यू कर रहा है एक ही लाइन में। तो ये हो गया आपको एलिट्रेशन। पैराडॉक्स, ए ट्रू स्टेटमेंट विच सिम्स अनट्रू, एक स्टेटमेंट सही तो है लेकिन वो लगता है कि वो गलत है, तो उसको पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये सही स्टेटमेंट है लेकिन लगता है गलत, और दुनिया का 2 बार विनाश कैसे होगा, तो स्टेटमेंट सही है लेकिन लगता है गलत। तो इस प्रकार के का जो एग्जाम्पल है उसको कहते हैं पैराडॉक्स। एंजैम्पमेंट, अगर एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस या क्लॉज लाइन ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू कर जाता है तो वह एंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देखिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसके बाद सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो यहाँ सेम एक ही सेंटेंस कंटिन्यू कर गया, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और यहीं पर आके अगर समाप्त हो जाता तो ये दोनों एग्जाम्पमेंट का एग्जाम्पल होता, लेकिन यहाँ समाप्त नहीं हुआ। आगे देखिए ग्रेट एंड वुड ऑल्सो सफाइस, यानी तीनों एक ही सेंटेंस है, इसलिए ये एंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल है। आई थिंक वी हैव well discussed this poem and we have understood the meaning of the words, sentence, words, poem, and we have already discussed poetic devices used in the poem. So we will study our next chapter in the next class. Thank you.